नमस्कार, आप देख रहे हैं दिए जड़। मैं हूं से आपके साथ लेकर आई हूं दिन भर की अब तक की सबसे बड़ी और अहम खबरें, जो है राजनीतियों से नीतियों तक, अर्थव्यवस्था से आम जनजीवन तक और सड़क से संसद तक की सबसे इम्पोर्टेंट खबरें पेश होंगी हमारी खास रिपोर्ट के साथ। तो आइए शुरू करते हैं आज की प्रमुख खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किया और कार्यक्रम को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि वैश्विक स्तर पर उथल-पुथल और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत की विकास दर दुनिया को आकर्षित कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत ने ऐसे ओपन प्लेटफॉर्म्स तैयार किए हैं जो सबको साथ लेकर आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भरता को विकास की नींव बताते हुए कहा कि सरकार लगातार मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि आज देश का नागरिक तेजी से स्वदेशी से जुड़ रहा है और इसके लिए एक मजबूत इकोसिस्टम बनाने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के दौरान छोटे व्यापारियों का खासा जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उन्हें अब मुख्यधारा में शामिल किया जा रहा है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था और ज्यादा मजबूत होगी। इसी के साथ पीएम मोदी ने जीएसटी दरों में कटौती को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे देश आर्थिक तौर पर मजबूत होता जाएगा, वैसे वैसे टैक्स का बोझ कम होता जाएगा। उन्होंने कहा कि जीएसटी में हुए बदलाव भारत की ग्रोथ स्टोरी को नए पंख देने वाले स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हिंद प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच यानी कि FIPIC के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक की मेजबानी की। इस बैठक में स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी और कौशल विकास जैसे विषयों पर चर्चा हुई और जन केंद्रित एजेंडे को प्राथमिकता दी गई। ये बैठक संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के इतर आयोजित हुई। इससे पहले एस जयशंकर ने विभिन्न देशों के विदेश मंत्रियों के साथ कई द्विपक्षीय मुलाकातें की, जिनमें द्विपक्षीय संबंधों, क्षेत्रीय परिस्थितियों और वैश्विक संघर्षों पर विचार विमर्श हुआ। तो वहीं इसी के साथ एस जयशंकर ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि न्यूयॉर्क में FIPIC विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कर प्रसन्नता हुई। खुशी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा FIPIC तीसरे शिखर सम्मेलन में घोषित 12 सूत्रीय कार्य योजना पर तेजी से प्रगति हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि भारत और प्रशांत द्विपक्षीय देश विकास साझेदार है और हमारा एजेंडा पूरी तरह जन केंद्रित है, जिसमें स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण पर विशेष फोकस है। लद्दाख में बुधवार को हुई हिंसा के बाद फिलहाल स्थिति काबू में है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को छठी अनुसूची में रखने और उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के नेतृत्व में शुरू हुई भूख हड़ताल और उसके बाद फैली हिंसा पर गृह मंत्रालय ने बयान जारी किया है। बुधवार को हुई हिंसा में 4 लोगों की मृत्यु की पुष्टि की गई है। गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि लद्दाख के मुद्दों पर सरकार गंभीर है और इसी उद्देश्य से शीर्ष निकाय लेह और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ लगातार संवाद किया जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार इन बातचीत के जरिए कई अहम निर्णय लिए गए हैं। गृह मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि उच्चाधिकार प्राप्त समिति यानी कि HPC और उप समितियों के माध्यम से लद्दाख के हित में कई ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। इनमें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण को 45% से बढ़ाकर 84% करना, परिषदों में महिलाओं को 1/3 आरक्षण देना, भोटी और पुर्गी भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा देना और 1800 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करना शामिल है। भारत लगातार अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ा रहा है। भारत ने गुरुवार को अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल टेस्ट कर लिया है। ये टेस्ट रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर प्रणाली से किया गया है। मध्यम दूरी मारक क्षमता की अग्नि प्राइम मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर तक की है। DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर से रेल मोबाइल लॉन्चर से इसे लॉन्च किया है। इसके लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO को बधाई दी। अग्नि प्राइम मिसाइल चलती ट्रेन से अब दुश्मनों पर हमला करने में सक्षम है। इसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है। नवरात्रि में सेना को नई शक्ति के तौर पर देखा जा रहा है। अब ये मिसाइल दुश्मनों को नया काल बनकर टूटेगी। ये कई एडवांस फीचर से लैस है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इजराइल फलस्तीन संघर्ष को लेकर केंद्र सरकार के रुख पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि भारत को इस मुद्दे पर स्पष्ट और ठोस रुख अपनाते हुए आगे आकर अपनी बात रखनी चाहिए। सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार की गहरी चुप्पी को मानवता और नैतिकता दोनों के परित्याग के समान बताया। कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख ने गुरुवार को एक अंग्रेजी अखबार में प्रकाशित आर्टिकल में लिखा कि सरकार के फैसले न तो भारत के संवैधानिक मूल्यों पर आधारित होते हैं और न ही राष्ट्रीय हितों पर, बल्कि वे व्यक्तिगत दोस्तियों पर निर्भर रहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि फिलिस्तीन
मुद्दे पर केंद्र सरकार की चुप्पी का कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की नजदीकी है। समीर वानखेड़े ने शाहरुख खान, गौरी खान और रेड चिलीज के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और 2 करोड़ का मानहानि का केस दर्ज करवाया है। दरअसल ये मामला शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की नई सीरीज द बेट्स ऑफ बॉलीवुड को लेकर है। समीर वानखेड़े ने आरोप लगाया है कि सीरीज में उनकी गलत छवि दिखाई गई है। मालूम हो कि पूर्व एनसीबी अफसर समीर वानखेड़े साल 2021 में तब सुर्खियों में आ गए थे जब उन्होंने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को क्रूज ड्रग्स केस में गिरफ्तार किया था। हालांकि बाद में आर्यन को इस केस में क्लीन चिट मिल गई थी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एशिया कप के दौरान भारतीय क्रिकेटर्स की तरफ से पाकिस्तानी क्रिकेटर्स से हाथ मिलाने से इनकार करने और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की तरफ से मैदान पर किए गए हाव भाव को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि एक बार खेलने का फैसला हो जाने के बाद अगर हम पाकिस्तान के बारे में इतनी ही दृढ़ता से सोचते हैं तो हमें नहीं खेलना चाहिए था, लेकिन अगर हम उनके साथ खेलने जा रहे हैं तो हमें खेल की भावना से खेलना चाहिए था और हमें उनसे हाथ मिलाना चाहिए था। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की हाल ही में हुई परीक्षा में सामने आई गड़बड़ियों को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। अब इस मामले की जांच एक विशेष जांच टीम यानी कि SIT को सौंपी गई है। इस जांच की निगरानी हाईकोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश करेंगे ताकि निष्पक्षता और पारदर्शिता बनी रहे। सरकार का कहना है कि परीक्षा प्रणाली की शुचिता बनाए रखना और छात्रों का भरोसा बनाए रखना उसकी प्राथमिकता है। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने बताया कि बीते रविवार को हुई परीक्षा को लेकर कई शिकायतें सामने आई है। इन शिकायतों की जांच एडिशनल SP स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में गठित SIT करेगी। ये टीम पूरे प्रदेश में जाकर जांच करेगी। जांच के दौरान कोई भी व्यक्ति परीक्षा से जुड़ी जानकारी या सबूत टीम को दे सकता है। रिटायर्ड जज स्वयं भी जिलों का दौरा कर सकते हैं और छात्रों की बात सुनेंगे। महाराष्ट्र भारी बारिश के संकट से जूझ रहा है, जिससे किसानों और ग्रामीण इलाकों के नागरिक मुश्किल में हैं। सरकार से किसानों को तुरंत मदद देने की मांग की जा रही है। ऐसे में अब मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को एक पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने 5 अहम मांगे रखी है। राज ठाकरे ने अपने पत्र में लिखा, महाराष्ट्र में भारी बारिश से हुई तबाही से आप भलीभांति परिचित होंगे। महाराष्ट्र का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं बचा जहां भारी बारिश ने नुकसान न पहुंचाया हो। उन्होंने लिखा, हमारी पार्टी के पदाधिकारियों से बात करने पर पता चला है कि कई जगहों पर जमीन पूरी तरह बह गई है। मई के मध्य में शुरू हुई बारिश अभी तक मुश्किल से खुल पाई है, जिससे कृषि को भारी नुकसान हुआ है। ग्रामीण महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तबाह हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि न्यायिक अधिकारियों के प्रमोशन में लगातार देरी उनके करियर की प्रगति और न्यायपालिका की कार्यक्षमता दोनों को प्रभावित करती है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति सत्यनारायण प्रसाद की बेंच ने कहा कि समय पर प्रमोशन न मिलने से अधिकारियों का मनोबल गिरता है और इसका सीधा असर न्याय व्यवस्था की गुणवत्ता पर पड़ता है। कोर्ट ने यह भी माना कि प्रशासनिक उदासीनता या लापरवाही इस समस्या का मूल कारण है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अपीलकर्ता के तर्कों को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि न्यायिक सेवा में पारदर्शी और समयबद्ध प्रमोशन व्यवस्था सुनिश्चित करना संस्थागत मजबूती और न्यायिक स्वतंत्रता के लिए जरूरी है। हालांकि मौजूदा मामले में कोर्ट ने संबंधित अथॉरिटीज से विस्तृत जवाब मांगा है और अगली सुनवाई में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ऐतिहासिक विरासत को प्रतिबिंबित करने वाले राष्ट्रीय महत्व की स्मारक प्राचीन तुगलकाबाद किले को संरक्षित करने और उससे सभी अतिक्रमण और अवैध निर्माणों से मुक्त करने की जरूरत है। हाईकोर्ट ने तुगलकाबाद किला क्षेत्र में विभिन्न अतिक्रमणों का उल्लेख किया, जहां समाज के निचले तबके के बड़ी संख्या में परिवार लंबे समय से रह रहे थे। अदालत ने कहा कि अवैध निर्माण को हटाने से मानवीय समस्या भी उत्पन्न होगी और केंद्र, दिल्ली सरकार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और नगर निकायों जैसे प्राधिकारियों को मिलकर इस मुद्दे को हल करने की आवश्यकता है। बिजनेसमैन संजय कपूर की तीसरी पत्नी प्रिया सचदेव कपूर ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक आवेदन दायर कर अपने दिवंगत पति की निजी संपत्ति का खुलासा न करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने इस संबंध में नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट की भी मांग की है। अपने आवेदन में प्रिया कपूर ने कहा कि करिश्मा कपूर के बच्चों और सास रानी कपूर को साइबर सुरक्षा और अन्य सुरक्षा मुद्दों के हित में एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करना चाहिए। आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर संजय कपूर की दूसरी पत्नी थी। पिछली सुनवाई में अदालत ने प्रिया कपूर को अपने दिवंगत पति की निजी संपत्ति का विवरण देने के लिए कहा था। जवाब में उन्होंने कहा कि वो अपनी संपत्ति का खुलासा एक सीलबंद लिफाफे में करेंगे, लेकिन इसके लिए उन सभी व्यक्तियों के हस्ताक्षर वाले गोपनीयता समझौते भी जरूरी होंगे जिनकी जानकारी तक उनकी पहुंच होगी।
पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में महज 2.5 घंटे में ही 185 मिलीमीटर तक बारिश हुई। इस वजह से सड़कें दरिया बन गई। हालांकि फिलहाल राहत है। अगले 24 घंटे के दौरान बिहार, झारखंड, दक्षिण मध्य प्रदेश, दक्षिण गुजरात, विदर्भ, मराठावाड़ा, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत, सिक्किम और उत्तराखंड में हल्की बारिश हो सकती है। न्यूयॉर्क में बुधवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा हुई थी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब इस महासभा के बाद बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि यूएन में उनके खिलाफ बड़ी साजिश रची गई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले एक्सीलेटर पर चढ़े तो वो बंद हो गया था। इसके बाद फिर टेलीप्रॉम्प्टर और उसके बाद साउंड में दिक्कत सामने आई। इन सब को लेकर ट्रंप ने कहा कि ये सब इत्तेफाक नहीं था। इन सब चीजों को लेकर ट्रंप ने यूएन के सेक्रेटरी जनरल से जांच करवाने की मांग की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में हुई 3 घटनाओं की जांच की मांग की है। इनमें शामिल है 1. एक्सीलेटर का खराब होना, टेलीप्रॉम्प्टर का बंद हो जाना और भाषण के दौरान आवाज न सुनाई देना। ट्रंप ने इन्हें ट्रिपल सोबैटाज करार दिया और कहा कि संयुक्त राष्ट्र को इस पर शर्मिंदा होना चाहिए। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हाल ही में एक रक्षा समझौता हुआ है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने अब बुधवार को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए ऐतिहासिक रक्षा समझौते का स्वागत किया। उन्होंने इसे संपूर्ण क्षेत्रीय सुरक्षा सिस्टम की शुरुआत बताया। ईरान और सऊदी अरब पहले कई क्षेत्रीय संघर्षों में आमने सामने रहे हैं। दोनों ने 2016 में राजनयिक रिश्ते तोड़ दिए थे, लेकिन 2023 में चीन की मध्यस्थता से रिश्ते दोबारा शुरू किए। इसके बाद से दोनों देशों के रिश्ते सुधर रहे हैं और उच्च स्तरीय मुलाकातें हो रही हैं। सऊदी अरब ने मई में ईरान पर इजरायली हमलों की निंदा की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लंदन के मेयर सादिक खान ने करारा जवाब दिया है। ट्रंप ने मंगलवार को यूएनजीए में अपने संबोधन के दौरान लंदन के मेयर को बेहद खराब बताते हुए कहा था कि वो ब्रिटेन की राजधानी में शरिया लागू करना चाहते हैं। अब सादिक खान ने ट्रंप के इस आरोप का जवाब देते हुए उनका मजाक उड़ाया है और उन्हें इस्लामोफोबिक बताया है। खान ने अमेरिकी राष्ट्रपति को रूढ़िवादी, लिंग के आधार पर भेदभाव करने वाला, महिला विरोधी और इस्लामोफोबिक करार दिया है। सादिक ने ट्रंप का लगभग मजाक उड़ाते हुए कहा कि लोग सोच रहे हैं कि इस मुस्लिम मेयर में ऐसा क्या है जो एक उदारवादी, बहुसांस्कृतिक, प्रगतिशील और सफल शहर का नेतृत्व करता है। लोग सोच रहे हैं कि मुझ में ऐसा क्या है कि मैं डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में मुफ्त में रहने लगा हूँ। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आगामी ईपीएफओ 3.0 योजना के तहत एटीएम के जरिए पीएफ राशि निकालने की एक प्रमुख पहल जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। इस साल मार्च में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा था कि आगामी ईपीएफओ 3.0 ईपीएफओ सिस्टम को बैंक की तरह सुलभ बनाएगा और एटीएम के जरिए पीएफ राशि निकालने की सुविधा प्रदान करेगा। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ईपीएफओ की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था केंद्रीय न्यासी बोर्ड अपनी अगली बोर्ड बैठक में एटीएम से राशि निकालने की सुविधा के प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है। ये बैठक अगले महीने के पहले पखवाड़े में होने की उम्मीद है। जापान की ऑटो कंपनी सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन ने कुल 22 साल बाद अपने लोगो का नया रूप दिया है। सुजुकी ने अपने मशहूर 3D एम्बलम को जो 2023 से लगातार इस्तेमाल हो रहा था, अब और आधुनिक रूप दिया है। नया लोगो फ्लैट डिजाइन में है, जिसे खास तौर पर डिजिटल युग के हिसाब से बनाया गया है। आज के समय जब स्मार्टफोन्स और छोटी स्क्रीन पर विजुअल्स अपील सबसे अहम हो गई है, ये फ्लैट लोगो आसानी से पहचाना जा सकेगा। फिलहाल आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की रोजाना खबरों के लिए शाम 7 बजे हमारा हिंदी बुलेटिन जरूर देखें।